Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 5.2. प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 में है क्या? देखो एक्सरसाइज 5.2 का जो कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी. अब देखो ये जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं ये 11th क्लास की तरह ही कर रहे हैं. 11th क्लास में हमने पहले क्या पढ़ा था? 11th क्लास में जब हमने पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था इस चैप्टर को? पहले हमने पढ़ा था लिमिट्स, फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव. पहले पढ़ा था लिमिट्स, फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव. यही सेम चीज हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं. पहले हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूटी, विच इज योर एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी. और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी. अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी. तो बेसिकली यही सेम पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं. जो लिमिट्स था वो कंटिन्यूटी हो गया, जो डेरिवेटिव था वो क्या हो गया? डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है. अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है. अब देखो जब हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं, जब हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है. मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है, अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली. तो डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे. अगर आपका गिवन फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली इसको डिराइव कर देंगे. डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे? डिराइव कर देंगे. बट अगर जो आपका गिवन फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल. इज इट क्लियर? ठीक है. अगर आपका फंक्शन जो है, आपका गिवन फंक्शन जो है वो डिविजिबल फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? डिविजिबल फॉर्म में है. मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है. तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? क्वोशिएंट रूल. क्या अप्लाई करते हैं? क्वोशिएंट रूल. और अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो एक मिक्स फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? मिक्स फंक्शन है. अगर आपका गिवन फंक्शन एक मिक्स फंक्शन है तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं चेन रूल. इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं चेन रूल. ठीक है. अब ये सारे रूल्स क्या होते हैं ये हमने 11th में ही पढ़ा है और मैं अभी इनके बारे में भी आपको एक एनालिसिस बता दूंगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. तो मेन चीज अभी तक आपने क्या समझी कि जब हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन किस फॉर्म में है. अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम उसको डेराइव कर देंगे, डायरेक्टली हम उस पर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम उसको डिराइव करेंगे. डिविजिबल फॉर्म में लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो हम उसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. और अगर एक मिक्स फंक्शन है तो उसको डिराइव करने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल का. यहां तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है. तो हम देखते हैं कि देखो डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, तो हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, फिर मैं आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव. फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका? x रेज टू पावर 1. अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे इट विल बी इक्वल टू 1. यानी कि x का डेरिवेटिव, x रेज टू पावर 1 का मतलब x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है. किसी भी कांस्टेंट, डैश का मतलब डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो ये किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. देन x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x रेज टू पावर n माइनस 1. देन e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू पावर x ही होता है. देन a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? a रेज टू पावर x log a होता है. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है आपका 1 बाय x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x. देन 1 बाय एक्स रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस n अपॉन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1. देन रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 2 रूट x.
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होता है, लाइक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव, किसी भी सी वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस में, दैट इज माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगेन फंक्शन सी वाला फंक्शन है तो नेगेटिव में होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। देन कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन सी वाला फंक्शन है तो नेगेटिव में होगा। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। देन सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√x² -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये इसी का नेगेटिव ले लो, -1/x√x² -1। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका -1/1 + x²। तो ये 20 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है डेरिवेटिव्स के जो आपको याद होने चाहिए। इन्हीं पर जो हम क्वेश्चंस करते हैं डेरिवेटिव से, जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड होंगे। तो ये तो हो गए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें डेरिवेटिव पे अप्लाई करने होते हैं, वो समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। सबसे पहले जो आता है रूल आता है आपका, दैट इज प्रोडक्ट रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, क्या कहता है, अगर आप दो फंक्शन से, अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, लाइक फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गिवन फंक्शन जो है वो है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो देखो यहां पर ये जो x है से ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स क्या हो गया सेकंड फंक्शन। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर जो फंक्शन है आपका उसमें जो भी फंक्शन है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, यानी कि ये जो ओवरऑल जो ये फंक्शन है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, इसमें तो दो डिफरेंट फंक्शन है और मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव यानी कि f' फाइंड करना है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, विच इज फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो x को आप एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो साइन x का डेरिवेटिव कर दोगे, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा x। अभी हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, फॉर्मूलेस में हमने क्या देखा कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होता है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल को। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next rule is quotient rule. Next rule is quotient rule. क्वोशिएंट रूल यानी कि जो आपका फंक्शन है जब इस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं,
जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो फंक्शन इस फॉर्म में होता है, जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, बाय क्वोशिएंट रूल डिनोमिनेटर स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यहां प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है, न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर से फंक्शन इज x अपॉन साइन एक्स, फंक्शन इज x अपॉन साइन एक्स, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो जैसे आपने देखा ये डिविजिबल फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना होगा, मुझे अप्लाई करना होगा क्वोशिएंट रूल। तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो बाय क्वोशिएंट रूल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दैट डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब आप देखो x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, कितना हो जाएगा, साइन एक्स, फिर हो जाएगा x, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं और इस तरह से अप्लाई किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल इज लॉगरिथम रूल। जब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तब हम इस रूल का यूज करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम रूल का। ठीक है। अब लॉगरिथम रूल में क्या क्या आता है? फर्स्ट रूल आता है लॉगरिथम रूल में, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। सेकेंड रूल log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। थर्ड रूल log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। फोर्थ रूल log टू द बेस e 1 किसके इक्वल होता है? 0 के। फिफ्थ रूल log टू द बेस e किसके इक्वल होता है? 1 के। एंड रूल नंबर 6 दैट इज log टू द बेस a 0 किसके इक्वल होता है? नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली देयर आर 6 लॉगरिथम रूल्स जिनका हम रूल करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले आप ये देखो ये फंक्शन है क्या। ये जो फंक्शन है आपका ये एक मिक्स फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है आपका? ये एक मिक्स फंक्शन है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मिक्स फंक्शन होता तो उसका डेरिवेटिव किस रूल से फाइंड किया जाता है? मिक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल को। अब चेन रूल का मतलब यहां पर कैसे अप्लाई करोगे? देखो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस एंगल का। तो क्या होगा? सबसे पहले सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन थीटा का, विच विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। Then we will find the derivative of this angle, x square plus 5 डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका cos x square plus 5, cos x square plus 5। x square का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2x cos x square plus 5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन फंक्शन इज cos विद इन ब्रैकेट sin x। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो cos, सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cos का, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा, थीटा मीन साइन एक्स, देन वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos एक्स, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा cos एक्स इंटू साइन एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा, देन वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल दैट इज इनटू ax प्लस b डेरिवेटिव, यानी कि इस एंगल का, पहले फंक्शन का फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो देखो ये हो जाएगा आपका cos ax प्लस b, a तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव जो होता है वेरिएबल का, सिर्फ अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव 0, जैसे कि ये कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जो उसके साथ वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। तो कांस्टेंट को हमने एज इट इज लिखा और साथ में जो वेरिएबल था x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा a इंटू 1 दैट इज a इंटू कॉस विद इन ब्रैकेट ax प्लस b, विद इन ब्रैकेट ax प्लस b। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question is question number 4 and this is an important question. We have to find the derivative of sec within bracket tan root x, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो tan root x है। अब ध्यान से देखना, अगेन मिक्स फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x, दैट इज tan root x, sec x tan x, फिर x की जगह आ जाएगा tan root x। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, sec x, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, यहां तक क्लियर है। देन वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल इनटू tan root x डेरिवेटिव, इनटू tan root x डेरिवेटिव। नाउ इट विल बी इक्वल टू sec tan root x tan root x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे रूट x है। देखो अगर ये नॉर्मली tan x होता, अगर ये नॉर्मली tan x होता तो हम कहते हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, और बात वहीं खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो अब आपको इसका भी डेरिवेटिव करना होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अगर सिर्फ x होता, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता तो इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर एंगल जो होता है वो x ना होकर रूट एक्स है या 1/x है, कुछ भी ऐसा है, तो उसका भी डेरिवेटिव के साथ में फाइंड किया जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू sec within bracket tan root x, tan within bracket tan root x sec square root x का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फाइनली आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 1/2 रूट x sec square root x into sec tan root x into tan root x, and this is the final answer of this question। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अगर x है tan x है तो बस tan x का डेरिवेटिव करके हम बात वहीं खत्म हो जाती है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव वहीं कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर x में। लेकिन x की जगह रूट x है, कोई भी ऐसा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आप उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो जो आपकी चेन है वो कैसे जाएगी,
पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर उस एंगल में भी जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। देखो अब ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है। दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म, जब इस फॉर्म में यानी कि डिविजिबल फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? बाय क्वेश्चन रूल, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, cos square cx plus t, then denominator is as such as, that is cos within bracket cx plus t into derivative of numerator sin ax plus b whole derivative, then minus numerator is as such as sin within bracket ax plus b into derivative of denominator cos within bracket cx plus t and whole derivative। ये इस तरह से आपकी वैल्यूएशन से आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका cos विद इन ब्रैकेट cx प्लस टी। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा का ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इनटू में a और कांस्टेंट का 0 होता है। ये क्लियर हो गया? माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन विद इन ब्रैकेट ax प्लस बी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, सी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। और फिर cx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इनटू में c, और d का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0। x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा तो c इंटू 1 c हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? अपॉन में आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अपॉन में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा a cos विद इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी इंटू में क्या हो जाएगा? cos ए एक्स प्लस बी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसको आप सेपरेट करके ऐसे ले सकते हो, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। सी को आप पहले लिख सकते हो सी डॉट, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये आपका cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका प्लस है और ये सी डॉट सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आपका cos सी एक्स प्लस डी और एक ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a 1 बाय कॉस क्या होगा? सेक। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस सेक सी एक्स प्लस डी, और इंटू में हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इसको अगर मैं दो पार्ट्स में तोड़ता हूं तो एक हो जाएगा साइन, देखो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब देखो साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, दो कॉस हैं तो एक साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन सी एक्स प्लस डी, और एक 1 बाय कॉस जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सेक सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया? यानी कि कॉस स्क्वायर को आपने ऐसे लिखा है कॉस इंटू कॉस, तो एक हो गया साइन बाय कॉस हो गया 10, और एक 1 बाय कॉस हो गया सेक। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ये देखो कि ये जो है आपका, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो क्या लिखोगे आप? यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल।
तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं और जब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है विच इंप्लाइज cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 5, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 5 होल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू cos x क्यूब, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स रेस टू पावर 5, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos x रेस टू पावर 5, फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा, पहले पावर का फिर फंक्शन का फिर एंगल का, x रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x रेस टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x रेस टू पावर 5, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x रेस टू पावर 3, माइनस साइन x रेस टू पावर 3 और फिर x रेस टू पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ फाइनली व्हाट वी विल हैव 2 5 10, तो ये हो जाएगा 10x रेस टू पावर 4, ये हो जाएगा 10x रेस टू पावर 4, देन cos x क्यूब इंटू साइन x रेस टू पावर 5 इंटू cos x रेस टू पावर 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x रेस टू पावर 5 इंटू साइन x क्यूब एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 7. We have to differentiate this value with respect to x. So first of all, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये देखो कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा 2 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, थीटा आपका क्या है एक्स स्क्वायर। देन इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 2, तो यहां पे 2 आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और फिर इस थीटा का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। यहां तक क्लियर हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x, इनटू में क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 8. We have to differentiate this function with respect to x. So differentiate with respect to x. तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। देन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया एंगल, एंगल आपका क्या है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स।
cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. What we have to prove? We have to prove that fx is equal to mod x minus 1 where x belongs to a real number is not differentiable at x equal to 1. देखो जैसे हम एक्सरसाइज 5.1 में हम कंटिन्यूटी को चेक करते थे, डिस्कस द कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसी तरह से जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो उसके लिए भी टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट. अब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट होता क्या है, जो हमारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट. देखो आपने 11th क्लास में हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता था, हमें एक फंक्शन गिवन होता था, से द फंक्शन इज एफ ऑफ ए, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे एफ डैश ए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. अब इसी पर हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट. कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट की वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो किसके इक्वल होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यानी कि जो भी गिवन पॉइंट ए है उसकी नेगेटिव साइड में, जैसे कि यहां पर ए है और यहां पर गिवन पॉइंट ए क्या है, यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की नेगेटिव साइड में, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच. अब टेस्ट क्या कहता है, टेस्ट ये कहता है इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन ये जो गिवन फंक्शन है एफ ए इज डिफरेंशिएबल या गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए. तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर. तो ये टेस्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर या नहीं. इज इट क्लियर? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मॉडुलस फंक्शन है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी. कब, जब x लेस देन 1 होगा, मॉडुलस में क्रिटिकल पॉइंट. इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब होगी, जब x आपका 1 से बड़ा होगा. और इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब x आपका 1 के इक्वल होगा. अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, हमारे केस में a जो है, हमारे केस में a क्या है 1, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. इट इज इक्वल टू देखो जब x 1 से छोटा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू को x माइनस 1, यानी कि f ऑफ 1 प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, जहां x है उसकी जगह पुट कर देंगे 1 प्लस एच. तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा x माइनस 1, यानी कि जहां x है x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, तो माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एच. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू आपकी x की है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है. तो जहां आपको x दिखाई दे रहा है, जब x 1 से छोटा है तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 प्लस एच, और आगे क्या है माइनस 1, तो आगे हो जाएगा माइनस 1. और जब x 1 के इक्वल है, जब x 1 के इक्वल है तब वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस में हो जाएगा 0
और अपॉन में आ जाएगा आपका h। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस को आप इस तरह से लिखो, माइनस ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो जाएगा h बाय h, h से h कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा -1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस देन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इट विल बी इक्वल टू विच इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखो जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू x माइनस 1। अब जो आपका ये x है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है यहां पर वो है 1, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a की जगह आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, माइनस में क्या हो जाएगा f ऑफ 1, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा h। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपकी x की है, ये वैल्यू किसकी, x की। जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है, यानी कि इस x को हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, इस x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h, और माइनस में क्या आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा h, अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस ये हो जाएगा h बाय h, h से h कैंसिल हो गया 1। तो बेसिकली जो मेरी राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है विच इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, because left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable, fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equal to 1, and this is the complete analysis of this question. Is it clear? ठीक है। Next question is question number 10. क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x गिवन और आपको कहा जा रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, यानी कि इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और इस पॉइंट पे भी नहीं है डिफरेंशिएबल। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, देखो बिफोर अप्लाइंग दिस फंक्शन तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में पहले हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस देन f ऑफ a प्लस h देन माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही होता है आपका, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां पे रखूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, जहां पर a है ये जो पॉइंट होता है आपका ये a होता है, तो a की जगह क्या आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब ये है 0 की लेफ्ट साइड में, 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 की लेफ्ट साइड में। अब 0 की लेफ्ट साइड में कोई भी आप एक छोटा सा नंबर ले लो बिल्कुल 0 के साथ जो टच करता हो, जैसे मैंने ले लिया -0.01 या -0.001 ले लेते हैं, -0.001, बिल्कुल क्लोजेस्ट नंबर लेना जो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आता। तो आपने क्या ले लिया -0.001। माइनस में क्यों, क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे बात हो रही है। 0 की जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करूंगा तो मैंने एक नंबर ले लिया 0.001। अब ये आपका x की वैल्यू क्या है 1, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 0 की लेफ्ट साइड में 1 माइनस 0.001 ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाए, जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9a, तो ये मेरा कुछ आ गया 0.999। अब देखो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1,
0.999 का यहां पर आएगा। अब 0.999 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0 ही तो है। 0.999 और 0 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 ही है, यानी कि 1 माइनस 001 ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह से एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर आप वैल्यू ले लो से -0.002 -0.002। अब क्या होगा? 1.000 माइनस 0.002, तो ये हो जाएगा 10 - 2 8 9 9, ये आ गया 0.998। अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.998। तो 0 से 0.998 तक के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो अगेन क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब ये जो f(1 + h) है इसकी वैल्यू क्या है आपकी? 0। विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो आप क्या कहोगे? दैट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f(1 + h), यानी कि जहां पर आपका ये x है, जहां पर आपका x है, पहले तो वहां पर क्या आ जाएगा? आपका जो x है उसकी जगह आ जाएगा 1 + h, फिर क्या हो जाएगा? -f(1) और अपॉन में क्या आ जाएगा? आपका h। तो f(1 + h) जब 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 0 के। ये इक्वल किसके आएगा? 0 के। चाहे आप यहां देखो चाहे यहां देखो, 0 के इक्वल आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब h 0 नेगेटिव पर होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 0 माइनस f(1), x की जगह 1 रखो तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इनफैक्ट इसको यहीं हम रख देते हैं, इस वैल्यू को मैं यहीं फंक्शन में पुट कर देता हूं 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा? आपका 1 ही होगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? h। अपॉन में क्या आ जाएगा? h। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया -1/h, राइट। h की जगह 0 रखूंगा तो 1/0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/0 विच इज इक्वल टू -इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f(a + h) माइनस f(a by h), f(a + h) माइनस f(a by h। इज इट क्लियर? ठीक है। अब h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को, यानी कि 0 की राइट हैंड साइड में। इसी तरह से अगर मैं 0 की राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर ले लूं, से मैं ले लेता हूं 0.001, लेकिन पॉजिटिव नंबर है। अब देखो 1 + 0.001 तो क्या हो जाएगा? 1.001। अब मैं यहां एक नंबर लाइन लेता हूं, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2 और इसके बीच में ये नंबर आ गया 1.001। तो 1.001 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा? 1। तो कहने का मतलब है जब h 0 प्लस में जाएगा तो 1 + h की जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h की वैल्यू 1 ही होगी। क्या होगी? 1। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहां आ जाएगा एक ही जगह 1, तो f(1 + h), फिर f(1) अपॉन में h, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहां आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h माइनस क्या हो जाएगा आपका? f(1), तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? h। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 1 + h में वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 + h में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल ही होगा। ये किसके इक्वल आपका? इट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 1 f(1), यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये भी 1 ही होती है और अपॉन में h। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 0/h, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है नॉट डिफाइंड, और ये आपका क्या आ रहा है? 0। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, विच इंप्लाइज f(x) is not differentiable at x equal to 1, is not differentiable at x equal to 1. Is it clear? ठीक है। Now we will check the differentiability at x equal to 2. At x equal to 2 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f(a + h) माइनस f(a by h). अब जो हमारा पॉइंट a है वो क्या है? 2, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अगेन h जो है 0 माइनस पे चाह रहा है, 0 माइनस, तो ये 0, अब 0 से पीछे, 0 की लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट पॉइंट मैंने ले लिया से माइनस 0.001, माइनस 0.001, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 0.001। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2.000 माइनस 0.001 तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 9 9 1। अब ये आ रहा है 1.999। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से लेके 1.999 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 ही होगा। कहने का मतलब है एफ ऑफ 2 प्लस एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। क्या होगी, 1। तो आप लिखोगे व्हेन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो नाउ इट विल बी इक्वल टू, ये हमारा इक्वल आएगा 1 के, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो गया 1, ये हो गया -2 और अपॉन में क्या हो गया h, अपॉन में क्या हो गया h, तो ये किसके इक्वल हो गया, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो गया -1/h और h की जगह 0 रखूंगा तो ये आपका नॉट डिफाइन ही आएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, नॉट डिफाइन। अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, देखो एक ही जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस एच 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 की राइट हैंड साइड में कोई क्लोजेस्ट पॉइंट ले लो, से मैंने ले लिया 0.001, तो 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0.001, तो ये हो जाएगा 2.001। अब 2 और 3 के बीच में आपका आएगा 2.001, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। 2 और 2.001 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, तो बेसिकली एफ ऑफ 2 प्लस एच विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू होगी 2, ये 2 के ही इक्वल होगा। इट मींस इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 प्लस एच, 0 प्लस में क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 2 अपॉन में h, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 0 प्लस को, तो जब मैं h की जगह 0 रखूंगा ये 0 अपॉन 0, ये हो जाएगा 0 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था हमारा नॉट डिफाइन और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, इसका मतलब ये हुआ दैट इज left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equal to 2, at x equal to 2, is it clear, ठीक है। This is for today's class, I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।